हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जिसमें अपना अध्याय चल रहा था अध्याय 7वां आवृतबीजी पादपों के लैंगिक जनन और विकास के बारे में पढ़ रहे थे। यह हमारे इस अध्याय का 6वां पार्ट है, जिसको अपन ने पिछले 5 पार्ट में बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, और पढ़ते पढ़ते अपन जनन के प्रकार से लेके पढ़ते पढ़ते अपन कंटिन्यू पढ़ते नर जननांग, मादा जननांग, परागण, इन क्रियाओं को पढ़ते पढ़ते भ्रूण के परिवर्धन तक आ पहुंचे थे। और कल पिछली क्लास में अपन ने भ्रूण के परिवर्धन के बारे में पढ़ा था। जब भ्रूण के परिवर्तन के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है, तो भ्रूण का विकास हो चुका था, जिसमें अपन ने पढ़ा कि हाँ, भ्रूण के विकास में 2 कोशिकाएं होती है। इस प्रकार से कोशिका होती है, पहला विभाजन ऐसे होता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, इन 2 कोशिकाओं के अंदर 2 कोशिकाओं के अंदर एक ऊपर वाली भ्रूणीय कोशिका में इस प्रकार का और नीचे वाली आधारीय कोशिका में इस प्रकार का विभाजन फिर से होता है। इस प्रकार का विभाजन होता है फिर से। ठीक है, फिर इस प्रकार के विभाजन से ये अपन ने पढ़ा था। फिर इस प्रकार से कंटिन्यू विभाजन से ये आधार बनता है, ये भ्रूणीय कोशिका बनती है। इस प्रकार से इसमें कंटिन्यू इस प्रकार से विभाजन होता है और ये भ्रूण हृदयाकार हो जाता है। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। और क्या पढ़ा अपन ने? भ्रूण के विकास के बारे में, जिसमें लास्ट में अपन ने पढ़ा था कि 8 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, 8 कोशिकाएं होती है। ये आधार तो हो गया। ठीक है, 8 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक लास्ट विभाजन होता है, जिससे 2 बाह्य त्वचा बनाती हैं। जिससे 8 कोशिकाएं तो बाह्य त्वचा, जिसे डर्मेटोजन कहते हैं, वो होती हैं। और आंतरिक कोशिकाएं आंतरिक त्वचा बनाती है, अंतः त्वचा जो बनाती है। ठीक है, ये होती है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। फिर डर्मेटोजन में कंटिन्यू विभाजन होते रहते हैं, जिससे बाह्य स्तर निर्मित होता है। अंतः त्वचा में भी विभाजन से आंतरिक स्तर निर्मित होता है। फिर अपन ने लास्ट में पढ़ा था भ्रूण के विकास पूर्ण होने पर। ठीक है, अब वहां कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो देखते हैं कौन कौन सी। आइए पहले नोट बना के, भ्रूण का जो शेष भाग होता है उससे तो प्रांकुर, तथा भ्रूण का जो आधारीय भाग होता है उससे क्या बनता है? मूलांकुर तंत्र बनता है। तो भ्रूण के अक्ष का शीर्ष भाग प्रांकुर और आधार भाग मूलांकुर के रूप में विकसित होता है या कहलाता है। तो देखिए, नोट बना के लिखिए, भ्रूण के अक्ष का शीर्ष भाग प्रांकुर तथा आधार भाग मूलांकुर कहलाता है। मूलांकुर कहलाता है। भ्रूण के अक्ष का शीर्ष भाग प्रांकुर तथा आधार भाग मूलांकुर कहलाता है। ठीक है, फिर बीज अंकुरण के समय अब क्या होता है? जब बीज का अंकुरण होता है, अर्थात बीज का निर्माण हो गया, भ्रूण का निर्माण हो गया, और बीज जब अंकुरित होता है जमीन पे गिरने के बाद उसमें से नए पौधे उगने की शुरुआत होती है। बीज वो फूटता है, अपने बाह्य चोल और अंतःचोल को तोड़कर बाहर आता है। ठीक है, अपने बाहर के आवरण को
तोड़कर अंदर से बाहर आता है। तो शेष भाग से प्रोह तंत्र, प्रांकुर भाग से कौन सा, प्रोह तंत्र, और मूलांकुर भाग से मूल का निर्माण होता है। तो देखें इसी के आगे, बीज के अंकुरण के समय प्रांकुर भाग से बीज के अंकुरण के समय प्रांकुर भाग से परोह तंत्र तथा मूलांकुर भाग से, प्रांकुर भाग से प्रोह तंत्र तथा मूलांकुर भाग से मूल तंत्र विकसित होता है। अर्थात प्रांकुर भाग से प्रोह तंत्र, प्रोह का मतलब होता है पौधे का वायवीय भाग। अब पौधे का जो हवा में रहने वाला भाग है, जिसमें तना, पत्तियां, शाखाएं, फल, फूल, इन सब आते हैं। जबकि मूलांकुर भाग जिससे मूल का निर्माण होता है, ठीक है, मूल तंत्र जड़ों का निर्माण होता है, ठीक है, वो जमीन के अंदर पाया जाता है। बीज पत्रों में भोजन संचित रहता है। इनमें क्या होता है, बीज पत्रों में, अब कई जो बीज पत्र होते हैं, ठीक है, उनमें भोजन संचित रहता है, ठीक है, अर्थात खाना संचित रहता है और वो फूलकर गुद्देदार हो जाते हैं। जब खाना अंदर संचित रहेगा बीज चोल में, तो जगह तो चाहिए होगी, जगह के लिए वो क्या हो जाते हैं, फूलकर गुद्देदार हो जाते हैं और क्या करते हैं, भोजन का संचय करते हैं। बीज पत्रों में खाद्य पदार्थ संचित रहता है। बीज पत्र में खाद्य पदार्थ संचित रहता है जो बीज के अंकुरण के समय, क्या करता है, जो बीज के अंकुरण के समय बीज के अंकुरण के समय नवोद्भिद को पर्याप्त पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पर्याप्त पोषण प्रदान करता है। बीज पत्रों में खाना संचित रहता है जो बीज के अंकुरण के समय क्या करता है, जो नवोद्भिद बीज के अंकुरण से नए अंदर से जो नया पौधा निकल रहा है बीज के अंदर से, उसको नवोद्भिद कहते हैं और उस नवोद्भिद को पर्याप्त पोषण देने का, भोजन देने का कार्य करता है। ठीक है, फिर है हमारा फल निर्माण। देखिए फल निर्माण में क्या होता है, निषेचन के बाद भ्रूण निर्माण के साथ साथ अंडाशय का भी उद्दीपन शुरू होता है। ठीक है, जो निषेचन के बाद जो भ्रूण का निर्माण होता है, अर्थात पराग नलिका द्वारा क्या होता है, अंड कोशिका तक परागकण पहुंचते और निषेचन क्रिया होती है। निषेचन के बाद उस युग्मनज बनता है और युग्मनज में अंदर जो विकास होता है वो भ्रूण बनता है। भ्रूण के अंदर लगातार विकास होता है। उस विकास के साथ साथ अंडाशय में भी उद्दीपन प्रारंभ होता है, जिससे फल का निर्माण होता है। तो पढ़ते हैं अपन फल निर्माण के बारे में। फल निर्माण क्या होता है,
पहली ही चीज निषेचन के बाद, निषेचन के बाद निषेचन के बाद भ्रूण के विकास के साथ साथ, विकास के साथ साथ, भ्रूण के विकास के साथ साथ क्या होता है, अंडाशय में भी उद्दीपन होता है, जिससे फल का निर्माण होता है। क्या होता है, फल का निर्माण होता है, अर्थात फल बनता है। भ्रूण जैसे जैसे विकसित होता जाता है उसमें क्या होता है, अंडाशय, साथ साथ अंडाशय में भी एक प्रकार के सक्रियक या उद्दीपन उत्पन्न होता है, जो अंडाशय को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। किस चीज के लिए, फल के निर्माण के लिए। अंडाशय की जो भित्ति होती है उससे फल भित्ति व अंडाशय से क्या बनता है, फल का निर्माण होता है। अंडाशय के बाहर की तरफ की जो भित्ति होती है, ठीक है, ये अंडाशय मान लो इसे, ठीक है, ये जो अंडाशय, इस अंडाशय की जो भित्ति होती है उससे तो बनती है फल की भित्ति, और पूरा अंदर का अंडाशय क्या कहलाता है, हमारा फल का निर्माण करता है। तो अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति तथा अंडाशय से फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। अंडाशय की जो भित्ति होती है उससे तो क्या बनता है, हमारी फल भित्ति बनती है, जबकि अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक है। फल भित्ति के अंदर की ओर बीज पाए जाते हैं, फल भित्ति के अंदर की वो बीज होते हैं जो किससे बनते हैं, बीजांड से बनते हैं, ठीक है। फल भित्ति के अंदर की तरफ बीज बनते हैं, जो फल भित्ति से अंदर की तरफ बीज बनते हैं, जो क्या करते हैं, जो बीज होते हैं, जो बीजांड से बनते हैं। किससे बनते हैं, बीजांड से बनते हैं, बीजांड से बनते हैं अंडाशय, ठीक है। अंडाशय के अंदर, अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति, पूरा अंडाशय क्या होता है, फल का निर्माण करता है, और इसके अंदर जो बीजांड पाया जाता है उसके अंदर बीज पाए जाते हैं। बीज का निर्माण बीजांड से होता है, बीजांड से होता है। फल भित्ति मांसल या कठोर भी हो सकती है, ठीक है, मांसल, कठोर या गुद्देदार भी हो सकती है। जो फल भित्ति होती है वो कैसी हो सकती है, फल भित्ति मांसल या गुद्देदार हो सकती है। कैसी हो सकती है, गुद्देदार हो सकती है। फल भित्ति मांसल या गुद्देदार हो सकती है। अब गुद्देदार फल भित्ति, फल भित्ति किस प्रकार की हो सकती है, मांसल या गुद्देदार हो सकती है। स्क्रीन शॉट ले लो पहले इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए
गुद्देदार फल वृत्ति क्या होती है? फल वृत्ति मांसल, कठोर या गुद्देदार हो सकती है। जो फल वृत्ति गुद्देदार होती है वह 3 परतों से बनी होती है। ठीक है, बाह्य परत, मध्य परत और अंत परतों से मिलकर बनती है। गुद्देदार, आगे उसी के आगे लिखना, गुद्देदार फल वृत्ति 3 परतों, बाह्य परत, बाह्य, मध्य और आंतरिक, कोष्टक में लिख देते हैं अपन आंतरिक, ताकि अपन को पता रहे। ये तो बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कितने परतों से? 3 परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कौन कौन से गुद्देदार फल वृत्ति 3 परतों से मिलकर बनी होती है? बाह्य, मध्य और अंत परत। आगे देखिए क्या होता है। हाँ, अब जिस फल के निर्माण में केवल अंडाशय काम आता है, अंडाशय का योगदान होता है, अर्थात उसे अपन सत्य फल कहते हैं। अर्थात जिस फल का निर्माण फूल के अंडाशय से होता है उसे तो अपन सत्य फल कहते हैं। और जिस फल के विकास में अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग काम में आते हैं उसे आभासी या आभासी या असत्य फल कहते हैं। जबकि वह फल जिसमें अंडाशय, जिस फल के निर्माण में विकास में अंडाशय का योगदान होता है उसे अपन सत्य या वास्तविक फल कहते हैं। तो देखिए, नोट बड़ा कर लेना इसको, तो या ऐसे ही चला तो उसी के अंदर देखिए, जिस फल के निर्माण या विकास में अंडाशय, जिस फल के निर्माण में अंडाशय का, जिस फल का, एक मिनट, जिस फल का निर्माण या विकास अंडाशय से होता है उसे सत्य या वास्तविक फल कहते हैं। वास्तविक फल कहते, उसे सत्य या वास्तविक फल कहते हैं। जबकि देखिए, जिस फल के निर्माण या विकास में अंडाशय के साथ साथ, अंडाशय के साथ साथ जिस फल के निर्माण या विकास में अंडाशय के साथ साथ किस पुष्प के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दल, पुमंग, जायान, पुमंग या जायान, अर्थात अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दल, पुमंग, जायान आदि का योगदान होता है, ऐसे फल असत्य या
आभासी फल कहलाते हैं। ऐसे फल कैसे कहलाते हैं? असत्य या आभासी फल कहलाते हैं। ऐसे फलों को हम असत्य या आभासी फल कहते हैं। ठीक है। और निषेचन के बाद, तो ये था हमारा सत्य और असत्य। तो 1 नंबर का सवाल अगर पूछ ले कि भाई सत्य और असत्य फल या आभासी और वास्तविक फल में क्या अंतर है, ठीक है। तो अंतर क्या है सत्य या वास्तविक फल में? तो अंडाशय से फल का निर्माण, और अंडाशय के साथ साथ अगर पुष्प के किसी अन्य भाग भी योगदान करते हैं फल के निर्माण में, तो उसे अपन क्या कहते हैं? उससे अपन असत्य या आभासी फल कहते हैं। ठीक है। निषेचन क्रिया जब होती है पुष्प में, तो निषेचन के बाद जो सहायक अंग होते हैं वो सामान्यतः गिर जाते हैं, टूटकर सूखकर क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। लेकिन कुछ पौधों में ये लगातार बने रहते हैं। जो सहायक दल में क्या है? बाह्य दलपुंज ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो निषेचन के बाद सामान्यतः क्या होता है? जो सहायक अंग बाह्य दलपुंज और दलपुंज गिर जाते हैं, लेकिन कुछ एक में ये चीर लग्न अर्थात जीवन भर साथ में रहते हैं। जैसे बैंगन, मिर्च, ये अपन देखते हैं। बैंगन के साथ भी आपने देखा होगा पीछे का वो डंठल होता है और उसके हरा वाला जो भाग होता है वो उसका बाह्य दल होता है। ठीक है। बाह्य दल होता है। अब सामान्यतः तो टूट कर गिर जाता है, लेकिन उसमें साथ अपन मिर्च लाते हैं, हरी मिर्चें, ठीक है, उसमें भी अपन देखते हैं पीछे डंठल होता है। तो सामान्यतः निषेचन क्रिया के पश्चात सहायक अंग बाह्य दलपुंज व दलपुंज गिर जाते हैं, लेकिन कुछ पौधों में ये चीर लग्न रहते हैं, अर्थात जीवन भर रहते हैं, चीर लग्न रहते हैं। एग्जाम्पल बैंगन, मिर्च आदि। ठीक है। ये इनमें जीवन भर इनमें साथ में रहते हैं। जीवन भर इनमें क्या रहते हैं? ये साथ में रहते हैं। ठीक है। फिर देखिए कुछ पादपों में क्या होता है? अंडा से बिना निषेचन के ही क्या कर जाता है? फल का निर्माण कर लेता है। जो अंडा से होता है उसमें निषेचन क्रिया होती ही नहीं है, उसे अपन और फल का निर्माण हो जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन, और ऐसे फलों को अनिषेक फलनी कहते हैं। ठीक है। अर्थात जिसमें निषेचन क्रिया के बिना ही क्या हो जाता है? अंडा से फल में बदल जाता है, उसे अनिषेक फलन कहते हैं ये प्रक्रिया। और ऐसे फलों को अपन अनिषेक फलनी कहते हैं। कुछ पादपों में अंडा से बिना निषेचन क्रिया के ही उसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है। ऐसे
फलों को अनिषेक फलनी तथा इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं। और बिना निषेचन के बीजांड से अगर बीज का निर्माण हो जाता है तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। इसे अनिषेक जनन कहते हैं। अगर बीजांड भी बिना निषेचन के क्या कर लेता है, बीज का निर्माण कर लेता है, तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। बीजांड यदि बिना निषेचन के बीजांड बीज का निर्माण कर लेता है तो इसे अनिषेक जनन कहते। इसे क्या कहते हैं अपन, अनिषेक जनन कहते हैं। इसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। फिर पढ़ते हैं अपन बीज के निर्माण के बारे में। ठीक है, ये तो था फल का निर्माण कैसे हुआ, अब अपन पढ़ेंगे बीज के निर्माण के बारे में। देखिए, निषेचित जो बीजांड होता है वही बीज कहलाता है। ठीक है, फल निर्माण सॉरी हो गया था, फल निर्माण हमारा, अब है बीज का निर्माण। जो निषेचित बीजांड होता है वही क्या होता है, हमारा बीज का निर्माण करता है। ठीक है, निषेचित बीजांड बीज कहलाता है। बीजांड के दोनों आवरण बाह्य चोल व अंतःचोल बनाते हैं। तो देखिए क्या होता है, निषेचित बीजांड बीज कहलाता है। अर्थात परागकण और अंड कोशिका आपस में क्रिया कर अंड कोशिका आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, ह्यूमनस बनाते हैं। जैसे बीजांड के ये क्रिया बीजांड के अंदर हो जाता है, जिससे बीजांड निषेचित हो जाता है और उससे क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। ठीक है, बीजांड के दोनों आवरण बाह्य चोल व अंतःचोल बनाते हैं। बीजांड के जो बाह्य आवरण होते हैं वो बीजांड के बाह्य चोल व अंतःचोल बनाते हैं। बीजांड व्रंत से बीज व्रंत बनता है। बीजांड का जो व्रंत होता है, पीछे की छोटी सी संरचना होती है, इससे क्या बनता है, बीज व्रंत बनता है। बीजांड व्रंत से बीज व्रंत बनता है। बीजांड व्रंत से क्या बनता है, हमारा बीज व्रंत बनता है। बीज व्रंत वह बिंदु है, अब बीज व्रंत क्या है, बीज व्रंत वह बिंदु बीज व्रंत का वह बिंदु जिससे
परिपक्व बीजांड से निभाग क्षेत्र में जुड़ता है। जो परिपक्व बीजांड निभाग क्षेत्र से जुड़ता है नाभिका कहलाता है। अर्थात बीजवृंत का वह भाग वह बिंदु जो परिपक्व बीजांड को किससे जोड़ता है, निभाग क्षेत्र से जोड़ता है, उसे नाभिका कहते हैं। तो देखिए, बीज वृंत का वह बिंदु जो परिपक्व बीजांड से निभाग क्षेत्र में जुड़ता है। परिपक्व बीजांड से निभाग क्षेत्र में जुड़ता है। निभाग क्षेत्र में जुड़ता है, उसे नाभिका कहते हैं। नाभिका कहते हैं, इसे नाभिका कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे। तो नाभिका के नीचे एक छोटा छिद्र होता है। इस नाभिका के नीचे क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। नाभिका के नीचे एक छोटा छिद्र होता है जिसे छोटा छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं अपन, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार कहते हैं। विकास के साथ साथ अब जैसे जैसे इस बीज का विकास होता है, बीजांड काय उपभोग में आ जाता है। बीजांड काय, जो बीजांड की जो संरचना होती है, बॉडी होती है, वो तो क्या होती है, उपभोग में, काम में ले ली जाती है और पतली झिल्ली के रूप में रह जाती हैं, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। विकास के साथ बीजांड काय उपभोग में आ जाता है, जिससे तथा एक पतली झिल्ली के रूप में रह जाता है, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं अपन, परिभ्रूणपोष कहते हैं। बीजांड के, अब परिभ्रूणपोष कहते हैं। बीजांड के चारों ओर एक अतिरिक्त आवरण आता है। बीजांड के चारों तरफ फिर एक क्या होता है, अतिरिक्त आवरण होता है, जिसे एरिल कहते हैं। ठीक है, बीजांड के चारों तरफ एक अतिरिक्त आवरण होता है, जिसे एरिल कहते हैं। और ये बहुत ही काम की है, कईयों में ये खाया जाता है। तो देखिए, लीची में जो एरिल होता है, वो एरिल का जो फलक होता है, ठीक है, एरिल फूलकर खाने योग्य बन जाता है। जो लीची अपन नाम सुनते हैं, वो कैसे हो जाता है, खाने योग्य बन जाता है। अरंड में, अरंड एक पौधा है जिसके बीजांड द्वार के पास एक छोटा सा उबार बाह्य आवरण की कोशिकाओं
द्वारा बना होता है। ठीक है, अरंड एक पादप होता है जिसमें क्या होता है, बीजांड द्वार के पास एक छोटा सा उभार किसके द्वारा, बाह्य आवरण की कोशिकाओं द्वारा बना होता है, जिसे कारणकल कहते हैं। अब देखिए लीची में यह एरिड फूलकर खाने योग्य बन जाता है। अब लीची में जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है, एरिड ही होता है। अरंड के बीजांड द्वार के पास बीजांड द्वार के पास बीजांड द्वार के पास एक छोटा सा उभार बाह्य आवरण कोशिकाओं से बनता है, जिसे कारणकल कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, कारणकल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी एरियल से बनता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन इसका अपना अध्याय का लास्ट टॉपिक और आज अध्याय कंप्लीट करते हैं। बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है, देखिए बीज का प्रकीर्णन दो प्रकार से होता है। बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है, देखिए एक तो प्राकृतिक प्रकीर्णन। पहले प्रकीर्णन कैसे कहते किसे हैं, बीजों का पौधे से टूटकर दूर गिरना प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों का पौधे से टूटकर दूर गिरना क्या कहलाता है, हमारा प्रकीर्णन कहलाता है। ये दो प्रकार से होता है, एक तो प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम या मानव निर्मित कह सकते हैं अपन। कृत्रिम प्रकीर्णन प्राकृतिक कैसे होता है, हवा द्वारा। ठीक है, कृत्रिम तो कैसे होता है हमारा, मनुष्य द्वारा, मनुष्य करता है कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप से कैसे होता है, तीन प्रकार से, एक हवा, जल और दूसरा है जंतु व पादपों द्वारा। हवा, जल और जंतु या पादपों द्वारा, इनके द्वारा ये बीज का प्रकीर्णन होता है। जैसे हवा के द्वारा कमल में सूर्यमुखी में कमल में किस प्रकार से, अब कमल जल में रहता तो जल के द्वारा। ठीक है, ये प्रकीर्णन कुछ खास नहीं। आखिरी टॉपिक हमारा इस अध्याय का देखिए, स्क्रीनशॉट। अब बीज का अंकुरण कैसे होता है, ठीक है, बीज का अंकुरण कैसे होता है, देखिए बीज का अंकुरण। अब बीजों द्वारा जल के अवशोषण से बीज चोल फट जाती है। बीज जब जल का अवशोषण करते हैं तो बीज चोल, इसकी बाह्य चोल या जो आवरण होता है वो फट जाता है। बीज पत्रों के मध्य स्थित प्रांकुर से बाहर निकल जाता है। बीज पत्र के मध्य स्थित प्रांकुर क्या करता है, बाहर निकल जाता है। प्रांकुर बाहर निकलता है और किसका निर्माण करता है, ठीक है,
प्रांकुर की वृद्धि से तने का निर्माण होता है, मूलांकुर की वृद्धि से मूल का निर्माण होता है। बीज जल अवशोषण से बीज चोल फट जाती है। क्या हो जाती है? बीज चोल तो फट जाती है, ठीक है। बीज चोल फट जाती है। बीज पत्रों के मध्य से प्रांकुर बाहर निकलता है। फटते ही क्या होता है? बीज चोल के बीच में से होता हुआ प्रांकुर बाहर निकलता है। यह प्रांकुर वृद्धि करके तने का निर्माण करता है। तने का किसका निर्माण करता है? तने का निर्माण करता है। फिर एक चीज इसमें पाई जाती है, हमने पढ़ा है मूलांकुर। मूलांकुर से मूल या जड़ का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, मूलांकुर या जड़ का निर्माण होता है। अब अंकुरण दो प्रकार का होता है। ये जो अंकुरण होता है दो प्रकार का होता है। एक तो अधोजन ऊपरी भूमिक और अधोभूमिक। ऊपरी भूमिक और अधोभूमिक। ऊपरी भूमिक और अधोभूमिक।